हेलो दोस्तों, हम तीसरी कहानी पढ़ने चल रहे हैं। दो कहानियां जो पहले पार्ट में हम दे चुके हैं। तो तीसरी कहानी है कहानी का प्लाट। इसके रचनाकार शिवपूजन सहाय जी हैं। इनका जन्म 1893 ईस्वी में उन्नास गांव बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी पटना बिहार में हुआ। प्रकाशन वर्ष की तिथि ज्ञात नहीं है। कहानी की जो विशेष महत्वपूर्ण है, यह आता आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखी गई है, आंचलिक उपन्यास है। इस कहानी की कथा वास्तविक और मार्मिक है। इस कहानी में सभी पात्र वास्तविक है, परंतु इनके क्षेत्र के आधार पर कल्पित किया गया है। इस कहानी की कथा देहाती गांव की है, इसीलिए इस गांव का नाम ना बताकर ग्वारू बताया गया है, क्योंकि गांव के आंचलिक क्षेत्र से यह लिया गया है। हम कहानी की विशेष महत्वपूर्ण स्मरण बातें देखते हैं। तो पहला है कि यह आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी की कथा वास्तविक एवं मार्मिक है। इस कहानी में सभी पात्र वास्तविक है, परंतु इनके नाम देहात क्षेत्र के आधार पर कल्पित किया गया है, काल्पनिक किया गया है। इस कहानी की कथा देहाती गांव की है, इसीलिए लेखक ने इस गांव का नाम ना बताकर गंवारू नाम से संबोधित किया है। इस कहानी में समय को मूल्यवान बताया गया है, जो एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। यह कहानी गरीब और दहेज प्रथा के साथ साथ अनमेल विवाह की समस्या पे आधारित है। तो अनमेल का अर्थ है कि जात का सेम ना होना या अलग कास्ट में शादी करना। इस कहानी में प्रमुख पात्र भगजोगनी, मुंशी जी और दरोगा जी हैं। इस कहानी में अमीर व्यक्ति को गरीब होते हुए ही उसकी सारी इज्जत प्रतिष्ठा को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इसमें दरोगा जी की घोड़ी की चर्चा है, जो दौड़ने में बारूद की पुड़िया थी। अर्थात अब पात्र आप लोग देख लीजिए। तो पहला पात्र है भगजोगनी, मुंशी जी की एकमात्र लड़की जो गरीब हालत में पैदा हुई। और भगजोगनी देखने में बहुत सुंदर थी, परंतु गरीब हालत के कारण उसका विवाह एक 41-42 अधेड़ पुरुष से व्यक्ति से होता है। गरीबी और समाज की परंपरा के विवश के कारण पति के मरने के बाद अपने सौतेले बेटे से उसको शादी करनी पड़ती है, क्योंकि समाज की अवहेलना या तिरस्कार को देखते हुए वह मजबूरी से अपने सौतेले बेटे के साथ उसको शादी करनी पड़ती है। दूसरा पात्र मुंशी जी हैं। तो मुंशी जी के बारे में क्या कहा जाता है कि भगजोगनी के पिता और दरोगा साहब के छोटे भाई और दरोगा जी जब जीवित थे तो पूरे ऐसो आराम से जीवन व्यतीत करते थे। इनका खान पान, रहन सहन रईसी सा था, परंतु दरोगा जी के मरने के बाद दाने दाने के लिए मुंशी जी मोहताज हो गए। दरोगा जी के समय मुंशी जी के 4 से 5 लड़के हुए, परंतु एक भी लड़का जीवित ना रहा। दरोगा जी के मरने के बाद घोड़ी को बेचकर उनका श्राद्ध या धूमधाम से करते हैं। गरीबी की व्यवस्था और दहेज प्रथा के कारण ना चाहते हुए भी पुत्री भगजोगनी का विवाह एक 41-42 के वृद्ध व्यक्ति से कर देते हैं। मुंशी जी की विपत्ति के समय गांव का कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देता है। कहानी में मुंशी जी की अपनी दुखड़ा लेखक को सुना रहे हैं। तीसरे पात्र दरोगा साहब हैं। तो मुंशी जी के बड़े भाई और पुलिस में दरोगा पद पर थे। दरोगा जी अपने जीवन में जो कुछ कमाया उसे ऐशो आराम में उड़ा दिया। दरोगा जी की घोड़ी की कीमत 7 रुपये थी। यह घोड़ी दौड़ने में तुर्की घोड़ों को भी पीछे छोड़ देती थी। लेखक ने के नज़रों में यह बारूद की पुड़िया थी। घोड़ी के कारण ही दरोगा जी की तरक्की नहीं हो पाई। चौथा पात्र है वृद्ध व्यक्ति। भगजोगनी का पति है और 41-42 साल का उम्र है, सौतेला लड़का। तो भगजोगनी का सौतेला बेटा जिसकी वह
पति के मरने के बाद वह पत्नी बनती है। संपूर्ण कथा सार देख लेते हैं। लेखक के गांव के पास एक छोटा सा गांव है। लेखक इस गांव में जाकर मुंशी जी के उनकी दुखड़ा सुनते हैं। मुंशी जी के भाई जब दरोगा थे तो उन्होंने खूब ऐशो आराम से जीवन व्यतीत किया। दरोगा जी के पास एक तेज रफ्तार से दौड़ने वाली घोड़ी थी, जिस पर अंग्रेज अफसरों का जी ललचाता था। दरोगा जी के समय मुंशी जी के 5 लड़के हुए, परंतु उनमें से एक भी जीवित नहीं रहा। लास्ट में दरोगा जी के मरने पर ही मुंशी जी का जीवन गरीबी रूपी अंधकार में डूब गया। दरोगा जी के समय उनका खान पान रहन सहन रईसों जैसा था, परंतु उनके मरने के बाद एक एक दाने को तरस गए। मुंशी जी की सबसे ज़्यादा विश्वस्ता उनकी पुत्री भगजोगनी थी, जो गरीबी जीवन में सुंदर होकर भी मलिन सी हो गई थी। मुंशी जी भगजोगनी के विवाह के लिए कई जगह चक्कर काटे, परंतु समाज में दहेज प्रथा के कारण बेटी के लिए उचित वर नहीं मिला। अंत में विवश होकर एक 41-42 साल के व्यक्ति के भगजोगनी का विवाह कर दिया। भगजोगनी के युवावस्था में ही उनका पति इस संसार को छोड़कर चला गया तथा अंत में अपना सौतेला बेटा के ही पत्नी बनकर जीवन यापन करने लगी, समाज के लोक लज्जा के डर से। प्रमुख संवाद देख लीजिए। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। लेखक का स्वागत चिंतन है इस पर। उसकी सुंदरता अधेर घर में दीपक की थी, भगजोगनी के विषय में है। आह, बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक ही पतला सा चिथड़ा लपेटे हुई थी। लेखक का स्वागत चिंतन भगजोगनी के विषय में है। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, गांव के लोगों का कहना है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को अस्तित्व खदेड़े जा रहे हैं। दहेज प्रथा और सामाजिक रूढ़िवादिता के प्रति जो दरोगा की भाई की लड़की होती है, मुंशी जी की बेटी होती है, और उसका विवाह एक अधेड़ पुरुष से हो जाता है। क्योंकि जब दरोगा जी जीवित थे तब वो जितना कमाते थे अपने ऐशो आराम में अपना खर्च कर देते थे, और मुंशी जी भी उसी में मस्त होता था। इस समय मुंशी जी के 6 पुत्र पैदा होते हैं, जो मृत्यु हो जाती है उनकी। लास्ट में एक पुत्री पैदा होती है जिसका नाम भगजोगनी होता है। जब गरीबी में के कारण मुंशी जी इसका शादी ढूंढते हैं तो कहीं नहीं मिलता है, तो उस विवशता के कारण इसका विवाह एक अधेड़ पुरुष 41-42 साल के पुरुष से कर देते हैं। जब वह अपने यौनावस्था में पहुंचती है तो उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने समाज लोक लज्जा से के डर से अपने ही पुत्र से वह शादी करती है। ये समाज का, ये इस कहानी का पूरा सारांश है। तो अब हम आइए हम इससे संबंधित 20 प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला इसका प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय की एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो देहाती दुनिया है। शिव पूजन सहाय की रचना वाली कितने खंडों में है? तो 4 खंडों में है। कहानी का प्लॉट नायक कौन है? मुंशी जी हैं। दरोगा जी के घोड़ी की कीमत कितनी थी? तो इसकी कीमत 7 रुपये थी। मुंशी जी के कुल कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। तिलक दहेज में के जमाने में किसको पैदा करना मुश्किल है? लड़की को। घी के दिए जलाने का मुहावरे का अर्थ है खूब ऐशो आराम करना। दहेज प्रथा की क्रूरता की शिकार कौन हो जाती है? भगजोगनी हो जाती है।
भगजोगनी का विवाह किससे होता है? तो 41-42 साल के अधेड़ पुरुष से होता है। मुंशी जी के भाई दरोगा की तरक्की रुकने का कारण क्या था? उसकी घोड़ी थी। मुंशी जी अपने भाई का श्राद्ध क्या बेचकर करते हैं? तो घोड़ी बेचकर 7 रुपये मिलते, उसी से वो अपना उसका श्राद्ध करते हैं। अपने पति के मरने के बाद भगजोगनी का विवाह किससे होता है? तो उसके सौतेले बेटे से इसका विवाह होता है। हम चौथा उपन्यास चल रहे हैं, पूस की रात। यह मुंशी जी की विख्यात रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1884 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता थे आनंदी देवी और पिता थे मुंशी अजायब राय थे। इनके पुत्र जो थे, 2 पुत्र थे, अमृत राय और श्रीपत राय थे। पत्नी कौन थी? शिवानी देवी, और मूल नाम उसका था धनपत राय। प्रकाशन वर्ष इस कहानी का 1930 ईस्वी है। तो हम देखते हैं कहानी की विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला है, पूस की रात कहानी का नायक कौन है? हल्कू है। यह कहानी दरिद्रता और भूमिहीन मजदूरों की पीड़ा का चित्रण है। यह कहानी एक अर्थवादी कहानी है जिसमें एक गरीब किसान ही महाजनी और जमींदारी प्रथा में पिसता हुआ दिखाया गया है। हम इसके प्रमुख पात्र देखते हैं। नंबर 1, हल्कू। एक दरिद्र और भूमिहीन किसान जो पूस की भयंकर ठंड की रात में अपने खेत की रखवाली कर रहा है। हल्कू के पास 3 ही रुपए हैं जिससे वह एक कंबल खरीदना चाहता है, परंतु खरीद नहीं पाता है। हल्कू भयंकर जाड़े की रात में अपना पालतू कुत्ता जबरा के साथ खेत की फसलों की रखवाली करता है। हल्कू भयंकर जाड़े की रात में अपना पालतू कुत्ता जबरा के साथ खेत की फसलों की रखवाली करता है। रात को नीलगायों द्वारा हल्कू के सारे खेत चरकर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पात्र मुन्नी है। तो मुन्नी इसकी कहानी की नायिका है। हल्कू की पत्नी है। यह 3 रुपए में हल्कू के लिए एक कंबल लेना चाहती है। जबरा हल्कू का पालतू कुत्ता है। और सहना हल्कू का महाजन जो हल्कू से रुपए लेने आता है। कहानी का संपूर्ण कथा सार देखते हैं। तो पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई। इस कहानी का नायक हल्कू है जो दरिद्र किसान है। मुन्नी हल्कू के कंबल के लिए 3 रुपए बचा कर रखती है, परंतु महाजन सहना को देना पड़ता है। हल्कू फटे पुराने कंबल के साथ ही अपना पालतू कुत्ता जबरा के साथ रात में फसल की रखवाली करता है। हल्कू अपनी ठंड को कम करने के लिए कभी वह चिलम पीता है तो कभी वह कुत्ते को अपने छाती से लगा लेता है। ठंड से मुक्ति के लिए वह पास के बगीचे में पत्तियों को इकट्ठा कर अलाव जलाकर वहीं वह सो जाता है। सुबह उठने पर उसकी सारी फसल नीलगायों द्वारा चरकर नष्ट कर दी जाती है। हल्कू को फसल नष्ट पर वह ज़्यादा दुखी नहीं होता है और कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, अर्थात यहाँ सोने से ठंड में छुट्टी मिल गई। इसके प्रमुख संवाद देख लेते हैं। सहना आया है, लाओ 2 रुपए, लाओ जो रुपए रखे हैं 3 से दे दूं, किसी तरह तो छूटे। हल्कू का कथन है। पूस की अंधेरी रात में आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। लेखक का स्वागत चिंतन है। कुत्ते की देह में ना जाने कैसी दुर्गंध भा रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे खुश का अनुभव कर रहा था जो इधर महीने में उसे ना मिली हो। लेखक का स्वचिंतन है। अच्छा, हल्कू कुत्ते से कहता है कि अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करते हैं, देखते हैं कौन इसको पार कर जाता है या कौन इसे निकल जाता है। हल्कू का यह स्वयं का कथन है। मैं मरते मरते बचा, तुम्हें खेत ही पड़ी है। हल्कू का कथन है। रात को ठंड में यहाँ सोने तो ना पड़ेगा।
हल्कू का कथन है। अपनी पत्नी से कहता है कि रात में मुझे यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो आइए प्रमुख संवाद देखते हैं। सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं किसी तरह गला तो छूटे। हल्कू का कथन है, पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठुठुरते हुए मालूम होते हैं। लेखक का स्वचिंतन है कि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। कुत्ते ही देह से ना जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीने में उसे ना मिली हो। लेखक का कथन है, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकलता है। हल्कू का कथन है, हल्कू और कुत्ते का संवाद है। मैं मरते मरते बचा, तुझे खेत की पड़ी है। हल्कू का कथन, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। हल्कू का कथन है। तो हम 20 प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू के किस नाम से लिखे थे। नवाब राय से। प्रेमचंद घर में किसका प्रसिद्ध जीवन है। शिवानी देवी का। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा है। सरचंद चट्टोपाध्याय का। प्रेमचंद को प्रेमचंद का नाम किसने दिया था। दया नारायण निगम ने। प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी संग्रह कौन थी। सोजे वतन थी। प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी कौन सी है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में था। 7 में। हल्कू और मुन्नी किस कहानी के पात्र हैं। पूस की रात के हैं। तो हल्कू के कुत्ते का क्या नाम है। जबरा है। हल्कू के कंबल के लिए मुन्नी कितने रुपए बचा के रखी थी। 3 रुपए बचा के रखी थी। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन है। कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान और निर्मला है। पूस की रात कहानी प्रेमचंद की किस कहानी की संग्रह है। तो मानसरोवर भाग 1 से है। पूस की रात कहानी में हम ये देखते हैं कि मुन्नी, उसकी पत्नी, हल्कू और जबरा, और एक पात्र जो है जमींदार जो होता है, तीनों पात्र मिलकर इस कहानी में किसान की गरीबता, मजबूरी के बारे में बताया गया है कि एक किसान जो किसी जमींदार से उधार लेता है तो वो किस तरह उस गरीबी के चक्र में फंस जाता है और वह निकल नहीं पाता है। तो इस मजबूरी को इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी 5वीं कहानी देखते हैं, पंचलाइट। तो यह जो पंचलाइट होता है, यह वास्तव में जो पुराने समय में हम लोग देखते थे, आज 10-15 साल पहले, तो एक गैस टाइप की रहती थी, तो उसे उजाला करते थे शादी ब्याह में, तो उसी का नाम पंचलाइट रख दिया गया है। तो पंचलाइट के रचनाकार कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु हैं। जन्म इनका 4 मार्च 1921 में अररिया बिहार में हुआ था, औराही हिंगला गांव में। मृत्यु इनकी 11 अप्रैल 1977 को अररिया बिहार में हुआ था। प्रकाशन वर्ष 1959 है। तथ्य हम देखते हैं। पहला पात्र है गोधन, दूसरे गांव से आया हुआ महतो टोली का निवासी है। यह मुनरी को सलीमा गीत गाकर उससे प्रेम करता है। सलीमा गीत गाकर और मुनरी पर को आंख मारने के कारण महतो टोली के पंचों ने उसे 10 रुपए का जुर्माना लगाया, परंतु नहीं देने के कारण गांव से उसका हुक्का पानी बंद हो गया, अर्थात आना जाना बंद हो गया। विशेष महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो यह कहानी में बिहार राज्य के ग्रामीण परिवेश के रहने वाले लोगों की कथा है। यह कहानी व्यक्ति प्रधान ना होकर वर्ग प्रधान है। गांव में कुल 8 पंचायतें हैं, जिनमें एक पंचायत महतो टोला है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। लेखक ने पंचलाइट कहानी के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के परिवेश के बारे में बताया है। इस कहानी में महतो टोली के लोग जुर्माने की पैसे जमा करके पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। इस कहानी में महतो टोलों के लोग
जुर्माने की पैसे जमा करके पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। इस कहानी में बहुत से स्थानों पर ग्रामीण भाषा का प्रयोग हुआ है। इस कहानी का केंद्र बिंदु पंचलाइट है, जिसे महतो टोले के गोधन के अलावा कोई और जलाना नहीं जानता है। यही है जिसका परिदृश्य आपको दिखाया गया है। कहानी का केंद्र बिंदु पंचलाइट है, जिसे महतो के अलावा गोधन के अलावा कोई और जलाना नहीं जानता है। इस कहानी में गोधन और मुनरी की प्रेम कथा का चित्रण है। पात्र देख लेते हैं। पहला पात्र गोधन है। दुखरे गांव में आया हुआ महतो टोली का निवासी है। यह मुनरों को सलीमा गीत गाकर उसे प्रेम करता है। सलीमा गीत गाकर और मुनरों पर आंख मारने के कारण महतो टोली के पंचायत के लोगों ने उस पर 10 रुपए का जुर्माना लगाया, परंतु जब वह जुर्माना नहीं देता है तो उसे गांव से बाहर कर देते हैं, अर्थात उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। पंचलाइट गोधन की जलाता है। पंचलाइट को गोधन ही जलाता क्योंकि वही जानता था, या तो अन्य टोलों से मदद मांग ले पड़ती, जिससे वो हंसी होती इनकी। दूसरा पात्र मुनरी है, जो गुलरी काकी की बेटी है। गोधन को मन ही मन यह प्यार करती है। गोधन इस कहानी की दूसरी पात्र मुनरी है। गुलरी काकी की बेटी है। गोधन को मन ही मन प्यार करती है। गोधन पंचलाइट जलाता है। यह बात सिर्फ मुनरी को ही पता था। गुलरी काकी मुनरी की माँ है। इसी के कहने पर गांव के पंचायतों ने गोधन को बिरादरी से बाहर किया था। गोधन को पंचलाइट जलाने के लिए गुलरी काकी ही उसे मनाकर लाती है। चौथा पात्र सरदार है। महतो टोली का सरदार पंचलाइट 5 कौड़ी या टका या 500 रुपये में खरीदता है। पांचवा पात्र अगनू महतो है। गांव का छाड़ीदार है। मूल गैन कीर्तन मंडली का प्रधान है। रुदल शाह महतो टोली में राशन दुकान का, जिसके दुकान से 3 बोतल तेल पंचलाइट जलाने के लिए लाया जाता है। फुटगी झा ब्राह्मण टोली का व्यक्ति, जो महतो टोली के लोगों को पंचलाइट लाते वक्त रास्ते में देखता है। 9वां दीवान है। 10वां फुटंगी है। संपूर्ण कथा सार देखते हैं। इस कहानी की कथा वस्तु 5 चरणों में माना जाता है। नंबर 1, पंचलाइट को खरीदना। गांव के महतो टोली के लोग रामनवमी के मेले में दंड जुर्माने के पैसे जमा करके गांव के सरदार के नेतृत्व में 5 टका 500 रुपये में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं और गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। महतो टोली के सभी लोगों का जमा क्यों होते हैं? तो पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े सरदार के घर के पास जमा हो गए हैं। आज महतो टोली का कीर्तन पेट्रोमैक्स की रोशनी में ही होगा। पंचलाइट जलाने की समस्या। महतो टोली के पंचलाइट तो आ गई है, परंतु जलाना कोई नहीं जानता है। राजपूत टोली सहित गांव के अन्य टोली में महतो टोली के लोगों का मजाक उड़ाया। पंचलाइट ना जलने पर टोली के सभी पंचों के चेहरे उतर गए। गांव में महतो टोली में सिर्फ गोधन ही पंचलाइट जलाना जानता था, परंतु वह गांव के बिरादरी से बाहर था। तो चौथा हम देख लेते हैं, गोधन का पंचलाइट जलाना। चौथा हम देखते हैं, गोधन का पंचलाइट जलाना। महतो टोली में केवल मुनरी ही जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह अपनी सहेली को कूट भाषा में चिंगो चिद चिन कहकर गोधन के बारे में सरदार को कहने को कहती है। गुलरी काकी के विनम्र विनती करने पर गोधन सभी लोगों के पास आकर बिना इस विपरीत से ही पंचलाइट वह जला देता है। पांचवा है गोधन की बिरादरी में शामिल करना तथा मुनरी का गोधन के प्रति प्रेम उमड़ना। तो
टोली में सभी पंचों ने एक मत द्वारा गोधन की सभा अवगुण माफ करके उसे पुनः बिरादरी में शामिल कर लिया। पुनः गोधन और मुनरी के बीच आंखें चार होती हैं। मुनरी की माँ गुलरी काकी के निवेदन पर रात का भोजन गोधन मुनरी के घर ही करता है। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं सनम, यह सलीम गीत गोधन मुनरी को देखकर गाता है और आंख मारता है, जिससे उस पर जुर्माना लगता है। गांव ने गोधन पर 10 रुपए का जुर्माना लगाया था। फुटंगी जा पेट्रोमैक्स को लालटेन कहते हैं। प्रमुख संवाद। दुकानदार साहब, यह बात समझिए कि हम लोग एकदम देहात के हैं। बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। सरदार का कथन दुकानदार को है। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी जलाता कौन? लेखक का अपना कथन है। जात की बंदिश क्या, जब कि जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्योंकि सरदार कहता है कि जब वह कोई जलाना नहीं जानता है तो बेइज्जती के कारण। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं कौन गाया था? गोधन द्वारा गाया गया था अपनी प्रेमिका के लिए। तुमने जात की रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। कौन कहता है? सरदार कहता है। जय हो पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधे का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा है, लेखक कह रहा है। तो हम क्वेश्चन देख लेते। पंचलाइट कितने रुपए में खरीदी गई थी? 5 कौड़ी में। गांव में कुल कितने पंचायत थे? 8 थे। गांव पर कितने रुपए जुर्माना लगाया गया? गोधन पर कितने रुपए जुर्माना लगाया गया था? 10 रुपए। महतो टोली ने पंचलाइट खरीदने की पैसे का इंतजाम कैसे किया था? जुर्माने के चंदा भराकर। गोधन किससे प्रेम करता था? मुनरी से। पंचलाइट जलाने के लिए केरोसिन तेल कहाँ से लाया गया था? फुटंगी झा से। किराना मंडली का मुखिया कौन था? मूलगैन था। गोधन किस टोली में रहता था? महतो टोली में रहता। पंचलाइट किस प्रकार की कहानी है? तो आंचलिक है। महतो टोली का छड़ीदार कौन था? अगनू महतो था। नंबर 11 देते हैं। गुलरी काकी कौन सा गीत गा रही थी? गुसाई। रास्ते में पंचलाइट की आवाज़ कैसी आ रही थी? सन सन। मुनरी की सहेली का नाम क्या था? कनेली था। पंचलाइट कौन जलाता है? गोधन जलाता है। गांव में सलीमा गीत कौन गाता है? गोधन गाता है। कितने पैसों में पूजा के सामान आए थे? 10 रुपए में आए थे। रेणु को उसकी किस रचना पर पद्मश्री पुरस्कार मिला था? मैला आंचल पर मिला था। पंचलाइट कहानी रेणु के किस कहानी संग्रह से संकलित है? ठुमरी से है। मुनरी की माता कौन थी? गुलरी काकी थी। रेणु किस प्रकार के कथाकार थे? तो आंचलिक कथाकार थे। तो इस पंचलाइट कहानी का जो मेन बिंदु है उसमें पहला जो इसका नायक रहता गोधन रहता है, दूसरी नायिका मुनरी रहती है और तीसरी गुलरी काकी है जो नायिका मुनरी की माँ रहती है। तो इसमें गोधन बाहरी गांव से आता है और मुनरी से देख के उसको प्रेम हो जाता है और गुलरी के हस्तक्षेप के वजह से यह इसके ऊपर 10 रुपये जुर्माना लगता है और 10 रुपया जुर्माना ना देने के कारण इसको घर से गांव से निकाल दिया जाता है, जिसको कहा जाता है खूब का पानी बंद कर देना। तो 6वां उपन्यास हम देखते हैं, अंतिम उपन्यास चीफ की दावत। रचनाकार भीष्म साहनी जी है। जन्म 8 अगस्त 1915 है, रावलपिंडी पाकिस्तान। मृत्यु 11 जुलाई 2003 में भारत में हुआ था। तो प्रकाशन वर्ष 1956 है इसका। कहानी विशेष महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं तो यह वृद्ध विमर्श की बेमिसाल कहानी है। इसकी कथा में पुरानी पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और स्वार्थपरता को दर्शाता है। इस कहानी का नायक सामनाथ जो अपनी तरक्की के आशा में चीफ की स्वागत अपने घर में
के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य मध्य वर्ग के अंतर्विरोधा तथा बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की घटिया सोच को दर्शाता है। इस कहानी के संवाद चुटीले एवं व्यंग्यात्मक हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से मानक मनोविश्लेषण के समायोजन को प्रस्तुत किए हैं। देश काल और वातावरण के अनुसार इस कहानी को देखा जाए तो एक और पुरातन पीढ़ी अपनी पुरातन मान्यताओं के साथ लेकर चल रही है, वहीं नई पीढ़ी इसके बदलाव लाना चाह रही है। तो पात्र परिचय हम देखते हैं। पहला है सामनाथ। चीफ की दावत कहानी का कथानायक है। एक मध्यवर्गीय व्यक्ति जो अपनी पदोन्नति की आशा में चीफ की स्वागत अपने घर में कुछ भी करने को तैयार है। यह अपनी मां को पुरातन पीढ़ी समझकर उसे चीफ से दूर रखना चाहता है। कहानी के अंत में सामनाथ को अपनी सोच पर पछतावा होता है और वह अपनी मां से क्षमा मांगता है। सामनाथ की पत्नी। इस कहानी में पत्नी सामनाथ के घर हर कार्य में साथ देती है। यह बुढ़िया के उसकी सहेली के घर भेजना चाहती है। सामनाथ की माँ। सामनाथ की बूढ़ी माँ पुरातन पीढ़ी के ख्याल तथा एक अनपढ़ औरत है। बेटे द्वारा बार बार दरकिनार करने के बाद वह अपने बेटे के प्रति पुत्र प्रेम को नहीं त्यागती। यह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने सारे गहने बेच देती है। सोने पर इसके मुंह में गहरे खर्राटे आवाज़ आती है। यह चीफ को पुरातन विवाह गीत सुनाती है। चीफ उनको नई फुलकारी बनाने को कह जाते हैं। यह हरिद्वार जाना चाहती है। चौथा पात्र चीफ है। एक अमेरिकी व्यक्ति जो सामनाथ का बॉस होता है। सामनाथ के घर अपने परिवार के साथ चीफ बनकर आता है। यह स्वभाव में आदर्शवादी, शिष्टाचारी और पुरानी पीढ़ी के बहुत महत्व देने वाला व्यक्ति है। संपूर्ण कथा सार हम देखते हैं। यह कहानी माँ का त्याग और बेटे द्वारा उपेक्षा की भाव से भरा हुआ एक बेमिसाल कहानी है। सामनाथ अपने प्रमोशन के लालच में अंग्रेज चीफ को घर पर दावत देता है। वह अपनी बूढ़ी माँ को अंग्रेज चीफ के सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि मेरी अनपढ़ बूढ़ी माँ को देखकर चीफ नाराज हो चले जाएंगे। वह अपनी माँ को बरामदे में एक कोने में कुर्सी पर बैठा देता है। चीफ के आने के बाद पार्टी खूब चलती है। जब सभी मेहमान खाना खाने बरामदे में आते हैं तो माँ सो रही होती है। चीफ सामनाथ की माँ से खुश होकर तथा उसे फुलकारी बनाने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वे अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। प्रमुख संवाद है। वाह, तुम माँ और बेटे की बात में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। सामनाथ की पत्नी बोलती है कि जब कहता है कि माँ को किसी और के यहाँ भेज दिया जाए, क्यों कहूँ, क्या करूँ? बेटा मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक में सांस नहीं ले सकती, बूढ़ी माँ कहती है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए, बूढ़ी माँ कहती है। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल रही हो, चीफ का कथन। ओह मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। सामनाथ। प्रश्न देख लेते। चीफ की पत्नी की दावत कहानी का कथानक क्या है? सामनाथ है। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी की किस कहानी संग्रह से संकलित है? पहला पाठ से है। भीष्म साहनी की वृद्ध विमर्श की बेमिसाल कहानी कौन सी है? चीफ की दावत। तमस किनकी प्रसिद्ध उपन्यास है? भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी की कौन सी रचना एक आत्मकथा है? आज का अतीत। भीष्म साहनी के प्रमुख कहानी कौन कौन है? नीली आंखें, चीफ की दावत, भटकती राख, बाप बेटा, अमृतसर आ गया है, इंद्रजाल, चाचा मंगल सेन, छुटपुटा, डायन। भीष्म साहनी को
उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तमस उपन्यास पर मिला। 20 कहानी को सलाका सम्मान कब मिला? 1999 से 2000 के बीच। चीफ के लिए ड्रिंक का इंतजाम कहाँ किया गया था? बैठक में किया गया था। सामनाथ के घर चीफ दावत पर कितने बजे आना था? 7:30 बजे आना था। सो जाने के बाद मुंह से खर्राटे कौन ले रही थी? श्यामनाथ की माँ ले रही थी। श्यामनाथ की अनपढ़ माँ पैर में क्या पहनती थी? खड़ाऊ। चीफ के आगमन के दिन श्यामनाथ की माँ क्या पहन रखी थी? सफ़ेद कमीज, सफ़ेद सलवार पहन रखी थी। श्यामनाथ की माँ को अपनी जेवरों को क्यों बेचना पड़ा? श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए बेचना पड़ा। चीफ साहब श्यामनाथ की माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे? पुअर डियर। श्यामनाथ की माँ चीफ को कौन सी गीत सुनाती थी? पुरानी विवाहित गीत। चीफ को श्यामनाथ के घर क्या बहुत पसंद आया? बिस्की और फुलकारी। श्याम की माँ कहाँ जाना चाहती थी? हरिद्वार जाना चाहती थी। चीफ की मेम साहब को क्या क्या पसंद आया? पर्दे, सोफा, कबर का डिजाइन, कमरे की सजावट। चीफ की दावत कहानी की शैली क्या है? व्यंग्य शैली है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बिहार स्टेट में जितने पूछे जाने वाले प्रश्न हैं या रचनाएं हैं इस चैनल पे सभी आपको मिलेगा। इस तरीके से जय हिंद, जय भारत।